हेलो फ्रेंड्स। क्लिनिकल केस बेस्ड डिस्कशन। इसमें आज एक नया केस है, थोड़ा डिफिकल्ट है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर है। तो चलो देखते हैं ये क्या केस है, उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए। लेकिन उसके पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया? अब भी कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस करो। ओके चलो। तो पेशेंट्स कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस इज बीइंग डिटरमाइंड। कोई एक पेशेंट है, उसका सीवीएस स्टेटस एग्जामिन किया जा रहा है और उसमें ये फाइंडिंग्स मिलते हैं। QS2 नॉर्मल है और पीईपी टू एलवीईटी रेशियो 0.50 आ रहा है। तो सवाल यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली पॉसिबिलिटी। इन फाइंडिंग्स के ऊपर मोस्ट लाइकली पॉसिबिलिटी क्या है? तो ये ऑप्शंस है, नॉर्मल कार्डियोवास्कुलर स्टेटस है, या कॉम्प्रोमाइज्ड एलवी परफॉर्मेंस है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर परफॉर्मेंस इज कॉम्प्रोमाइज्ड एज इन हार्ट फेलियर और समथिंग, प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। कोई आइडिया है आपको? कोई आइडिया है इस बात का? चलो मैं बताता हूं। इसका आंसर है कॉम्प्रोमाइज्ड लेफ्ट वेंट्रिकुलर परफॉर्मेंस है। और क्यों, ये अभी हम देखेंगे। लेकिन ये होगा एमसीक्यू, और अगर फर्स्ट प्रॉप लेवल पे क्वेश्चन आ जाए तो ये आएगा। आजकल आते हैं ना 5 या 7 मार्क्स के लिए क्लिनिकल केसेस, तो उसमें ये पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द QS2 एंड पीईपी टू एलवीटी रेशियो। मतलब ये है क्या, ये पहले एक्सप्लेन करो। फिर हाउ इज दिस डेटा ऑब्टेन्ड, ये कैसे डेटा आपने कलेक्ट किया, ये एक्सप्लेन करो। और तीसरा, एक्सप्लेन द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, जो हम करने ही वाले हैं एंड में। चलो तो समझते हैं कि क्या है ये सब। जस्ट आपको फुल फॉर्म बता दूं। पीईपी मतलब प्री इजेक्शन पीरियड, एंड एलवीईटी मतलब लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन टाइम। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये समझो कि यहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल के सिस्टोल की बात चल रही है। पूरा सिस्टोल उसकी बात चल रही है। और उसमें सिस्टोल का पर्पस क्या होता है? इजेक्शन ऑफ ब्लड। तो वो इजेक्शन ऑफ ब्लड कितने टाइम के लिए होता है, उसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन टाइम। उतने टाइम के लिए इजेक्शन ऑफ ब्लड होगा। और उसके पहले वाला पीरियड जो है सिस्टोल का ही, लेकिन इजेक्शन के पहले वाला पीरियड, उसको कहेंगे प्री इजेक्शन पीरियड इन द सिस्टोल। तो ये पीईपी एंड एलवीईटी। अब देखते हैं कि ये डेटा ऑब्टेन कैसे होता है। QS2 एक रह गया, लेकिन वो उसको मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। रिकॉर्डिंग ऑफ ईसीजी, हमें ईसीजी रिकॉर्ड करना होगा। उसके बाद फोनोकार्डियोग्राम रिकॉर्ड करना होगा। आपको पता है फोनोकार्डियोग्राम मतलब हार्ट साउंड्स की रिकॉर्डिंग्स मिलती है हमको, S1 S2 S3 S4। और कैरोटिड पल्स ट्रांसड्यूसर लगेगा, जो कि कैरोटिड पल्स की ट्रेसिंग हमें रिकॉर्ड करके देगा। अब इसमें क्या मिलने वाला है डेटा, अभी देखते हैं। सबसे पहले तो आपको QS2 ये कॉन्सेप्चुअली समझना होगा। आपको ये तो पता है ना कि किसी भी मसल में पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्प्रेड होती है, डीपोलराइजेशन स्प्रेड होता है, और उसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो कि मैकेनिकल एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्शन। सो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इट रिजल्ट्स इन द मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। ठीक, ओके। तो अब देखो यहां पे हम ईसीजी रिकॉर्ड करेंगे, हमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलेगा। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। बराबर। इसका मतलब क्यू वेव जब स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन इज स्टार्टिंग। एट दैट पॉइंट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हैज बिगन, स्टार्ट हो गया। तो क्यू वेव स्टार्ट हो गई, वो बता रहा है अपने को। तो क्यू क्यू वेव मतलब स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। फिर ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन स्प्रेड होगा, मतलब पूरे वेंट्रिकल्स में डीपोलराइजेशन होगा। उसकी वजह से वेंट्रिकल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दे विल गो इनटू सिस्टोल। फिर सिस्टोल के इवेंट्स होंगे, आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन और फिर इजेक्शन। और सिस्टोल जब एंड होगा और डायस्टोल स्टार्ट होगा, उस वक्त मतलब सिस्टोल के एंड में और डायस्टोल के स्टार्ट में सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। आपको ये याद होगा कार्डियक साइकिल से। S2 occurs at the onset of ventricular diastole। इसका मतलब S2 हो गया, इसका मतलब सिस्टोल एंड हो गया, और अब उसके आगे S2 के आगे फिर डायस्टोल है। बराबर। तो QS2 ये जो ड्यूरेशन है, ये हमें क्या बताता है?
वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के स्टार्ट से लेके वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड तक का पीरियड होगा QS2। Q से लेके S2 तक, Q इन द ECG एंड S2 इन द फोनोकार्डियोग्राम। हाँ, ये क्लैरिटी है ना। तो ये देखो, स्टार्ट ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स टू द ऑकरेंस ऑफ S2। ECG में हमको QRS कॉम्प्लेक्स मिलेगा और फोनोकार्डियोग्राम में S2 मिलेगा, जैसे मैंने अभी कहा। सबसे अहम सेंटेंस ये है, QS2 रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल। फिर से एक बार बोलो इस टर्म को, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टोल मतलब क्या? इलेक्ट्रिकल इवेंट, इलेक्ट्रिकल सिस्टोल यानी डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, वो क्यू वेव से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद मतलब QRS कॉम्प्लेक्स होगा क्यू वेव के बाद, तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो गया, और फिर उसकी वजह से सिस्टोल होगा, वो पूरा सिस्टोल हो गया, उसके जो भी इवेंट्स है वो हो गया, और फिर S2 ऑकर हो गया। इसका मतलब सिस्टोल खत्म और डायस्टोल स्टार्ट होने जा रहा है, तो वो दैट इज मार्क्ड बाय द S2। ओके, तो इसके लिए ये टर्म यूज किए, उसको समझो, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टोल यानी इलेक्ट्रिकल इवेंट, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन स्प्रेडिंग, एंड आफ्टर दैट द कॉन्ट्रैक्शन, that is systole, ventricular systole. So electro and mechanical systole, that is QS2। तो जैसा कि हमने देखा अभी, Q wave represents beginning of the ventricular depolarization। तो उसके बाद QRS कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब डीपोलराइजेशन स्प्रेड होगा, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और उसमें क्या होगा? आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, और उसके बाद इजेक्शन होगा, राइट? ओके, और फिर S2 विल इंडिकेट द ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो QS2 हमको मिल गया बाय द ECG, QRS कॉम्प्लेक्स, एंड फोनोकार्डियोग्राम में S2 मिल गया। तो Q एंड S2 ये पूरा ड्यूरेशन हम मेजर कर लेते हैं, और ये हो गया अपना इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टोल। अब एक बात समझो, सिस्टोल का पर्पस क्या? सिस्टोल का पर्पस है इजेक्शन ऑफ ब्लड। तो इजेक्शन का जो टाइम, एक ड्यूरेशन होगा, सर्टेन टाइम, उसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन टाइम। मतलब जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टोल है, उसमें से आखिरी पार्ट जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन टाइम है। उस वक्त ब्लड इजेक्ट आउट होता है एक्चुअली में, और उसके पहले का जो भी पार्ट है सिस्टोल का, दैट विल बी कॉल्ड एज प्री इजेक्शन पीरियड, इजेक्शन के पहले वाला पीरियड। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं? एक तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टोल, और फिर उसमें एंड पार्ट जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन टाइम, और उसके पहले वाला जो भी ड्यूरेशन है वो है प्री इजेक्शन टाइम या प्री इजेक्शन पीरियड विद इन द सिस्टोल इटसेल्फ। ओके, तो वो जो लास्ट पीरियड है वेंट्रिकुलर इजेक्शन टाइम, वो कैसे लेंगे? कैरोटिड पल्स ट्रांसड्यूसर से हम कैरोटिड पल्स का ट्रेसिंग ले लेंगे। तो आपको पता है कैरोटिड पल्स ट्रेसिंग में एक एनाक्रोटिक लिम्ब होती है और एक कैटाक्रोटिक लिम्ब होती है। एनाक्रोटिक लिम्ब मतलब राइज ऑफ प्रेशर। तो जब सिस्टोलिक इजेक्शन होता है ना, तो ये अपस्ट्रोक मिलता है, और फिर अप टू द इंसिजुरा, ये जो टाइम पीरियड है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अपस्ट्रोक, अपस्ट्रोक के स्टार्ट से लेके इंसिजुरा तक जो पूरा पीरियड है वो होगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन टाइम, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल उस वक्त इजेक्ट आउट कर रही है ब्लड को, और राइज ऑफ प्रेशर हो रहा है इन द कैरोटिड, और वो ये राइज ऑफ प्रेशर हमें कैरोटिड पल्स के ट्रेसिंग में मिल रहा है। तो हमें मिल गया LVET, यानी इजेक्शन टाइम कितना था लेफ्ट वेंट्रिकल का, और हमें मिल गया QS2, वो ECG और फोनोकार्डियोग्राम से हमें Q वेव से S2 तक का ड्यूरेशन भी मिल गया था। तो अब बात ये बनती है कि QS2 इज इक्वल टू प्री इजेक्शन पीरियड प्लस लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन टाइम। सीधी बात है, देखो ना, इजेक्शन टाइम एक है जो हमें मिल गया, और उसके पहले सिस्टोल में जो भी चला है वेंट्रिकल में, सिस्टोल में ही, वो सब कहलाएगा प्री इजेक्शन पीरियड। तो पहले प्री इजेक्शन पीरियड हो जाएगा,
और फिर इजेक्शन स्टार्ट होगा, और ये मिला के हो गया पूरा इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल, जो कि है QS2। तो बात समझ में आ गई। पूरा ड्यूरेशन इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टोल इज इक्वल टू प्री इजेक्शन पीरियड और फिर बाद में आने वाला इजेक्शन पीरियड, यानी लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन टाइम। तो हमारे पास QS2 और LVET तो है, अभी हमने डेटा रिकॉर्ड कर लिया। अभी हमें सिर्फ PEP निकालना है, प्री इजेक्शन पीरियड कितना है, टाइम पीरियड कितना है इजेक्शन के पहले वाला। सो PEP इज इक्वल टू QS2 माइनस LVET, सीधी बात है ना, अरेंजिंग द इक्वेशन अगेन। PEP मिल गया, और अब अगेन इंपॉर्टेंट स्टफ, PEP टू LVET रेशियो होता है और नॉर्मल वैल्यू है 0.35। चलो एक बार मगअप कर लो मेरे सामने, कितना है 0.35, ये नॉर्मल रेशियो है, और हमारे पेशेंट में कितना था 0.50। तो इसका मतलब ये रेशियो बढ़ा हुआ है हमारे पेशेंट में। एक तो QS2 नॉर्मल है, वो ड्यूरेशन नॉर्मल है, और उसमें ही आता है PEP और LVET, और पूरा ड्यूरेशन नॉर्मल, और अगर उसमें ये रेशियो बढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा PEP बढ़ा हुआ है और LVET कम हुआ है प्रोपोर्शनेटली। देखो ना, QS2 पूरा ड्यूरेशन जो है QS2 वो तो नॉर्मल है पेशेंट में, वो नॉर्मल है, लेकिन ये रेशियो दो दो चीजें जो है QS2 में उनका रेशियो जो है वो बढ़ गया है। इसका मतलब क्या होगा, बढ़ गया मतलब न्यूमरेटर इज PEP, वो बढ़ा, और LVET कम हो गया। ये दोनों चीजें होंगी ना, तभी जाके पूरा QS2 ड्यूरेशन जो है वो नॉर्मल है, लेकिन फिर भी रेशियो बढ़ गया है, ये होगा ना। तो PEP बढ़ गया है और LVET कम हो गया, तब जाके विद इन नॉर्मल QS2 ओनली ये होगा कि भाई एक न्यूमरेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर कम हो गया। ओके, सो ये अगर अभी हमको पता चल रहा है कि इस पेशेंट में PEP बढ़ गया, LVET कम हो गया, तो अब आपका इन्फरेंस क्या निकलता है, तो इन्फरेंस ये निकलता है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन टाइम कम हुआ है और उसके पहले वाला टाइम बढ़ गया है, प्री इजेक्शन पीरियड। इसका मतलब यह है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर परफॉर्मेंस इज कॉम्प्रोमाइज्ड, क्योंकि देखो ना, एक्चुअल जो इजेक्शन, देखो सिस्टोल का पर्पस क्या है, ब्लड को इजेक्ट आउट करना, सर्कुलेट करवाना बॉडी में। तो अगर उसका टाइम यानी लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन टाइम अगर कम हो रहा है, इसका मतलब कम ब्लड विल बी इजेक्टेड आउट, सो दिस इज अ कॉम्प्रोमाइज्ड लेफ्ट वेंट्रिकुलर परफॉर्मेंस। तो PEP बढ़ा और LVET कम हो गया, इजेक्शन टाइम कम हो गया, तो इसका मतलब है कि इट इज अ कॉम्प्रोमाइज्ड लेफ्ट वेंट्रिकुलर परफॉर्मेंस, और उस वजह से मतलब ये कैसे मालूम पड़ा, इजेक्शन टाइम का ड्यूरेशन जो है वो कम हो गया, इसका मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम कम होने वाला है, दैट्स अ कॉम्प्रोमाइज्ड परफॉर्मेंस, रिड्यूस परफॉर्मेंस एज इन हार्ट फेल्यूर। ओके, तो ये था आज का MCQ और फर्स्ट प्रॉफ लेवल का क्वेश्चन भी इसको आप कह सकते हो। डेटा कैसे ऑब्टेन किया वगैरह ये सारी चीजें भी पूछी गई थी। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, थोड़ा टफ था मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन ऐसा तो कोई रूल नहीं ना कि इजी क्वेश्चंस आएंगे। तो ऐसे हम इजी टफ वेरी टफ क्वेश्चंस रेगुलरली डिस्कस करते हैं अपने चैनल पे, तो सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन।